हाँ, एक स्ट्रेटेजी तैयार होती है, जैसा हम लोगों के पास खबर है, जैसी खबरें हैं, स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी गुजरात की स्ट्रेटेजी राहुल गांधी के उस पदयात्रा के दौरान तैयार हो रही है। और उसमें से जो एक नई स्ट्रेटेजी आई है वो ये है कि अगर सरकार बनती है तो 3 उप मुख्यमंत्री होंगे और 1 मुख्यमंत्री। जातीय समीकरण को अभी सामने लाकर रख दिया गया है। उत्तरी गुजरात में अब चुनाव है, कितना इफेक्टिव होगा ये कि एक ओबीसी, और पिछली बार आप याद कीजिए एक तिकड़ी थी जिसमें एक दलित चेहरा था, एक ओबीसी चेहरा था, एक पाटीदार चेहरा था, शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश ठाकुर। और इस बार ये 3 में से एक दलित चेहरा तो है इनके साथ में जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो गणित है ये कितना कारगर, और अब चूंकि 5 तारीख को मतदान है और बिल्कुल पड़ाव पे हैं, आज 2 तारीख है, कितना कारगर साबित हो सकता है, इस पर पहले भी हमारे तमाम साथी बात कर चुके हैं, लेकिन आपकी बात इस पर महत्वपूर्ण है। राजीव जी, मुझे लगता है कि ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस ने फैसला किया कि पहले चरण के मतदान से पहले ये घोषणा नहीं करनी है और दूसरे चरण के मतदान से पहले ये घोषणा करनी है। एक तो जो पहला चरण का मतदान हुआ है वो अधिकांश जो था वो शहरी क्षेत्र था, तो शहरी क्षेत्र में ये कोई समीकरण की बात नहीं थी, तो इसलिए वहां ये घोषणा नहीं की गई। अब जो दूसरा चरण है वो अधिकांश जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां कांग्रेस ऑलरेडी थोड़ा मजबूत है, और इसके जरिए जो है यहां मतदाताओं को जो है वो साधने की एक जो है कोशिश की जा रही है। और ये साफ संकेत दिया गया, क्योंकि अमित शाह कह चुके हैं कि हमारे तो मुख्यमंत्री जो है वो भूपेंद्र भाई पटेल ही होंगे, तो वहां तो साफ हो गया कि भूपेंद्र भाई पटेल होंगे। अब जो ये क्षेत्र आया है यहां जो है भूपेंद्र भाई पटेल का कुछ मामला है नहीं, तो यहां कांग्रेस को संदेश दे रहा है कि हमारा जो है वो ओबीसी जो है वो मुख्यमंत्री होगा। तो ये संदेश यहां से देने की कोशिश की गई है। और जो ये क्षेत्र है आदिवासी बाहुल्य भी है, यहाँ दलित भी अच्छी खासी संख्या में है और ओबीसी भी अच्छी खासी संख्या में है, तो ये भी एक संदेश जो यहां से इन वर्गों को भी यहां से देने की कोशिश की गई है। तो कुल मिला के ये रणनीति जो मुझे लग रहा है बहुत कारगर है। अब ये कितना जनता तक मैसेज जाता है ये देखने वाली चीज होगी। मुझे लगता है कि ये मैसेज शायद जा रहा है और ये सही जगह जो है सही निशाने पे जो है कांग्रेस ने इसको चोट एक तरीके से किया है कुल मिलाकर के। और दूसरा यह है कि राजीव जी की ये जो समीकरण है इस तरीके से, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है समीकरण पे कुछ बार करने के लिए। तो अगर ये इसमें बार करते हैं आप, जैसे आप अभी खड़गे जी की बात बता रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई आप तो हमको 4 कुंटल गाली देते हैं, तो अब खड़गे जी पे बार जो हो नहीं सकता और मोर्चे पे खड़गे जी हैं, तो अब खड़गे जी पे अगर आपने वार किया तो आप समझिए कि पूरे हिंदुस्तान से जो है वो लुटिया डूब जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो समझ नहीं पा रही है कि उसको वार असल में करना किस जगह है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने जो वो दिक्कतें पैदा हुई है, और राहुल गांधी की रणनीति जो है मुझे लग रहा है बहुत अच्छी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा राजीव जी, देखिए उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस जो है वो लगभग उतने ही समय से बाहर है जितने समय से गुजरात में बाहर है सत्ता से। लेकिन उत्तर प्रदेश और गुजरात में एक बड़ा अंतर यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ बचा नहीं सांगठनिक ढांचा, और गुजरात में उसका सांगठनिक ढांचा और वोट प्रतिशत दोनों जो है लगातार बचा हुआ है। और गुजरात में वो महत्वपूर्ण जो है वो पार्टी है, मतलब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, और लगातार वहां जो अपनी वो प्रेजेंस दिखाती रही है। तो हम लोग जो दिल्ली में बैठकर के अधिकांश लोग बात करते हैं वो असल में उत्तर प्रदेश को देखते हुए जो हम गुजरात को समझने लगते हैं, तो ये हमारे विश्लेषण में थोड़ी सी गड़बड़ियां हो जाती हैं कांग्रेस के संबंध में, खासतौर से गुजरात को लेकर के। तो हमको यह समझना होगा कि गुजरात जो है कांग्रेस के लिए वो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश नहीं है, वो गुजरात गुजरात है। तो जहां उसके कई कद्दावर नेता अभी भी उसके पास मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के कई वहां चेहरे एक तरीके से हो सकते हैं। तो ये एक चीज जो है वो मुझे लगता है कि वहां कांग्रेस के लिए मजबूती की चीज है। और एक संदेश जो और देने की कोशिश की गई है इस घोषणा के जरिए, वो ये कोशिश की गई है कि अब हम आ रहे हैं, यानी सरकार जो है हम बना रहे हैं, और पहले चरण में जो है हमको बढ़त इतनी हासिल हो गई है कि हम सरकार बना सकते हैं, इसलिए हम ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारे जो है ये मुख्यमंत्री होंगे और ये उप मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसी घोषणा जो है वो पहले चरण के मतदान के बाद करना जो है ये साफ साफ जनता को संदेश देना भी है, जिनको अब मत देना है कि भाई आ तो हम रहे और हमारा ये ब्लूप्रिंट है। तो इस पे अब जनता जो है विचार करे।
मुझे लगता है कि ये बहुत सोची समझी रणनीति और एक अच्छी रणनीति जो है कुल मिलाकर के है। दूसरी बात, जैसा कि राहुल लाल जी ने कहा कि भाई जरूरी थोड़ी है कि प्रधानमंत्री की रैली हो तभी बात बनेगी और बड़े नेता जाए तभी जो जनता से संपर्क होगा। देखिए, बड़ा नेता जाता है तो जनता से संपर्क नहीं होता है, वो सिर्फ मन की बात करके लौट आता है। जनता से संपर्क प्रत्याशी करता है, और जो नंबर 2 की लीडरशिप होती है, सेकंड लाइन लीडरशिप या थर्ड लाइन लीडरशिप होती है, वो जो जाती है, जो नुक्कड़ सभाएं करती है, जो थोड़ी बड़ी सभाएं करती है, उसका जनता से सीधा कनेक्ट होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वहां निचले स्तर पे काफी ढंग से जो है काफी समय से काम कर रही है, उसका सीधा कनेक्ट जो है वो जनता से निश्चित तौर पे हो रहा है। हालांकि सुनने में यह आया है कि अगर राजस्थान वाला प्रकरण बीच में नहीं हुआ होता तो कांग्रेस वहां और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती, क्योंकि एक संदेश जो था वो बीच में थोड़ा सा गलत गया कि यहाँ अशोक गहलोत जो है जिनको कुछ साइड लाइन करने की बातें आ रही, तो उसका असर मुझे लगता है गुजरात की जो रणनीति थी उस पर शायद पड़ा। लेकिन वो उसको फिर राहुल गांधी ने जिस दिन कहा कि भाई दोनों हमारे एसेट हैं, उसके बाद उस चीज पे भी एकदम से पानी फिर गया और फिर उसका असर जो है फिर वो गुजरात की रणनीति को भी दिखने लगा एकदम साफ तौर से कि गुजरात में कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो जिस रणनीति पे वहां कांग्रेस ने काम किया है गुजरात में, मतलब खामोश रह के और धीरे धीरे काम करने की जो उसकी रणनीति है, उस पर वो आगे चल रही है। अब जहां तक सवाल ये है कि भाई पिछली बार 3 उसके चेहरे थे, अल्पेश ठाकुर थे, जिग्नेश मेवाणी थे और हार्दिक पटेल थे। तो हार्दिक पटेल इस बार नहीं है केवल, लेकिन जिग्नेश मेवाणी है और उसके जो अध्यक्ष अल्पेश ठाकुर भी नहीं है, लेकिन जो अध्यक्ष जगदीश ठाकुर हैं अध्यक्ष, जगदीश ठाकुर जी अध्यक्ष जो जगदीश ठाकुर है। तो इसलिए ये जो है वो समीकरण के हिसाब से जो कांग्रेस का वो समीकरण कोई कमजोर किसी भी हाल में मुझे लगता है कि है नहीं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। और जो जातीय समीकरण करने की बात है, देखिए रविकांत जी ने बहुत अच्छे से बताया कि भाई पिछली बार जो थे वो रामनाथ कोविंद जी को बना करके और कोली बिरादरी को साथ लिया था भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय ही। इस बार द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर गया है और उनका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वो राहुल गांधी ने जिस दिन कहा कि आप वनवासी नहीं आदिवासी हैं, मुझे लगता है कि वो उस पर पानी फिर गया है काफी अच्छे तरीके से जो ये बात की जा रही, चूंकि ये तो वनवासी कहते थे, इसलिए प्रधानमंत्री मजबूर हो गए बार बार कहना पड़ा कि राम जी के समय में भी आदिवासी थे। भाई अभी तो आप कहते थे कि आर्य जो है वो यहाँ के मूल निवासी हैं, अब आप कह रहे हैं कि आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं। तो यानी जो राहुल गांधी बात कह रहे थे आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं। तो ये पूरी संघ की वैचारिकी जो है वो गड़बड़ा गई एक तरीके से राहुल गांधी के सिर्फ एक ही वाक्य से कि आप जो हैं यहाँ के असली मालिक हैं और आप वनवासी नहीं, आप आदिवासी हैं। मुझे लगता है कि सब मिलाकर के रणनीति जिस तरीके से काम कर रही है उससे कांग्रेस को एज थोड़ा मिलता हुआ दिख रहा है। अब बाकी क्या होता है चुनाव में और 8 दिसंबर को क्या होता है ये तो जनता को तय करना, बहुत सी चीजें जो प्रशासन को और मशीनरी को सबको तय करना है, मशीनों को तय करना है क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अगर जनता को कुछ तय करना है मुझे लगता है तो जनता तय कर चुकी है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या जो बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ